क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक दिन आपको ऐसी जगह ले जाया जाए जहां पैसा सिर्फ एक भ्रम हो और असली खेल हो जीवन और मृत्यु के बीच का, जहां हर सांस के साथ आपकी मित्रता और मानवता की परीक्षा होती हो। स्वागत है स्क्विड गेम सीजन 2 में, जहां हर कदम एक चाल है और हर मुस्कान के पीछे छुपी होती है एक छुरी। 3 साल बीत चुके हैं जब से सियोंग गी-हुन, ली जुंग-जय ने वो भयानक स्क्विड गेम जीता था। उसकी जीती हुई बड़ी रकम, जिसे वो अमेरिका ले जाकर एक नई शुरुआत करना चाहता था, वही उसके लिए एक सोने का पिंजरा बन गई। उसके भीतर अब भी वह दर्द जीवित था जो उसने वहां सहा था, और इसीलिए उसने अमेरिका जाने की योजना छोड़ दी। अब उसका एकमात्र उद्देश्य था इस पूरे खेल को समाप्त करना। गी-हुन, जो पहले एक साधारण इंसान था, अब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक नया जुनून। उसके बाल भी अब सलीके से थे, जो दिखाते थे कि वह अब पूरी तरह केंद्रित है। वह फ्रंट मैन ली ब्योंग-हुन को की गई उस फोन कॉल को भूला नहीं था जिसमें उसने संघर्ष की घोषणा की थी। अब उसका जीवन एक ही लक्ष्य की ओर था, उन लोगों को ढूंढना और सामना करना जो इतने सारे निर्दोष लोगों की जान ले रहे थे। वह जिंदा लोगों के बीच था, पर उसका दिल अब भी उन मृत आत्माओं के साथ था जो इस खेल में मारे गए। गी-हुन ने अपने मन में कसम खा ली थी कि वह इस प्रणाली को तोड़कर ही रहेगा, जो गरीबों और मजबूरों का शोषण करती है, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। उसके पास पैसा था, लेकिन उसमें उसे खून की बदबू आती थी। वह रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ता था, गुमशुदा लोगों की खबरें देखता था और ये समझने की कोशिश करता था कि ये सब हो क्या रहा है। शहर जहां हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था, अनजान था कि उसकी संकरी गलियों में एक भयानक खेल खेला जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई। लोग फुसफुसाकर बातें करने लगे कि कैसे लोग गायब हो रहे हैं और कुछ को अजीब कार्ड मिल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गी-हुन को मिला था। एक हल्की सी झलक दिखती है बारिश में भीगी एक गली में। एक अकेली माँ जिसके सिर पर भारी चिकित्सकीय बिलों का बोझ है, उसे एक अजीब कार्ड मिलता है। उसकी आंखों में डर है, पर साथ में एक छोटी सी उम्मीद भी, जब वह कार्ड पर बने गोल त्रिकोण और चौकोर चिन्ह देखती है। दूसरी ओर एक शिक्षित युवक इम सीवान, जिसके सपने कर्ज में डूब चुके हैं अपनी बीमार मां के इलाज के लिए, उसे भी वैसा ही कार्ड मिलता है। शुरुआत में उसे संदेह होता है, पर फिर वो कार्ड को देखता है और उसके चेहरे पर आशा की एक किरण दिखाई देती है। तीसरी ओर एक प्रसिद्ध लेकिन बर्बाद हो चुका स्टार्टअप मालिक कांग हा न्यूल को भी वैसा ही कार्ड मिलता है उसके खाली मेल बॉक्स में। उसकी महत्वाकांक्षा, जो कभी उसकी पहचान थी, अब एक बोझ बन गई थी और उसे अंधेरे रास्ते की ओर ले जा रही थी। ये छोटे छोटे दृश्य, बेचैनी की आवाजों के साथ, एक बच्चे की रोने की आवाज, एक सायरन की आवाज जो किसी बंद मकान के पास से गुजरती है, ये सब दिखाते हैं कि समाज में कितनी गहरी घबराहट है जो इस खेल को जिंदा रखे हुए। कैमरा उनके चेहरों पर रुकता है, उनके दुख को दर्शाता है और यह आभास देता है कि आगे क्या होने वाला है। अब गी-हुन का एक ही मकसद था, उन लोगों को ढूंढना और रोकना जो ये स्क्विड गेम चला रहे थे। उसने पूरे 3 साल इस काम में लगा दिए थे। उसे समझ आ गया था कि पुलिस या कानून इन लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर थे और उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। इसलिए उसने एक बड़ा और खतरनाक फैसला लिया, उसे खुद फिर से उस गेम के अंदर जाना होगा। लेकिन इस बार वो पैसे के लिए नहीं जा रहा था, बल्कि अंदर से सब कुछ समझने, जानकारी इकट्ठा करने और इस सिस्टम को खत्म करने के लिए वापस जा रहा था। उसका फिर से गेम में आना बिल्कुल पहले जैसे ही दिखाया गया। वही पुरानी काली वैन, वही इंजेक्शन जिससे उसे बेहोश कर दिया जाता है, और फिर उसकी आंख एक बार फिर उसी बड़ी डॉर्मेट्री में खुलती है। लेकिन अब गी-हुन वैसा डरा हुआ खिलाड़ी नहीं था, वो अब शेर की तरह अंदर घुसा था। उसके चलने, देखने और सोचने के अंदाज में बदलाव था। अब वो शांत रहता था, उसकी आंखों में तेज थी और अंदर का डर वो किसी को महसूस नहीं होने देता था। वो फिर से वही प्लेयर नंबर 456 था, लेकिन इस बार वो एक अंदर छुपा हुआ खतरा था, एक ऐसा इंसान जो इस पूरे गेम को अंदर से तोड़ने के इरादे से आया था। फ्रंटमैन ली ब्योंग-हुन अब पहले जैसा शांत देखने वाला नहीं था। इस बार उसका रोल और बड़ा और डरावना हो चुका था। उसका लाते चेहरा अक्सर पास से दिखाया जाता है जब वो कंट्रोल रूम से सब देखता है। उसका तरीका ठंडा और हिसाबी था। इस बार उसके इरादों को और गहराई से दिखाया गया है। लगता है वो गी-हुन को एक तरह की सीख देना चाहता है कि जब लोग मुश्किल में होते हैं, तब वो अपनी असली सोच और चालें दिखाते हैं। वो मानता है कि ये गेम कोई जुल्म नहीं है, बल्कि एक तरीका है इंसान की असलियत देखने का, कि कौन किसके लिए कितना गिर सकता है। गी-हुन और फ्रंटमैन के बीच अब लड़ाई सिर्फ गेम की नहीं थी, ये लड़ाई थी सोच और इंसानियत की। एक तरफ गी-हुन को लगता था कि अभी भी कुछ लोग अच्छे हैं, भरोसा करने लायक हैं, वहीं दूसरी तरफ फ्रंटमैन उसे हर बार तोड़ने की कोशिश करता था, ताकि वो ये मान ले कि सब लोग बस अपने लिए जीते हैं। इस बीच डिटेक्टिव हंग जुन-हो वी हा-जून की कहानी फिर से सामने आती है। जो लोग सोच रहे थे कि वह मर गया,
है वो गलत थे। गोली लगने के बाद भी वह किसी तरह से बच गया था। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो कमजोर हो गया था, लेकिन उसके अंदर अब भी जिद थी कि वो इस गेम को दुनिया के सामने लाएगा और शायद अपने भाई को भी वापस लाएगा जो अब फ्रंटमैन बन चुका था। अब वो छिपकर काम कर रहा था, धीरे धीरे सबूत इकट्ठा कर रहा था, नकली कंपनियों की जानकारी, विदेशों में पैसे भेजने के रिकॉर्ड और बहुत सारे कागज जो इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए थे। उसके दिमाग में अब भी ये उम्मीद थी कि उसका भाई पूरी तरह बुरा नहीं बन चुका और शायद उसे इस अंधेरे से बाहर निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं नए खिलाड़ियों की। इस बार डॉर्मेट्री में फिर से हर तरह के लोग थे। हर किसी की अपनी दुख भरी कहानी थी जिसने उन्हें इस गेम तक पहुंचा दिया। कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में सब कुछ हार चुका था, कोई वकील था जो कानून को अपने तरीके से मोड़ना जानता था, और कोई पुराना सैनिक था जो अब बस शांति चाहता था। कुछ लड़कियां भी थीं, एक बहन जो अपनी छोटी बहन के लिए लड़ रही थी, एक मासूम लड़की जो बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी, और एक माँ जैसी महिला जो सबको सहारा देने की कोशिश करती थी। हर किरदार की अपनी अलग कहानी थी और इन सबने मिलकर गेम को और भी भावनात्मक बना दिया। अब हर मौत सिर्फ एक नंबर नहीं थी, वो एक दर्द बन चुकी थी। अब जो नए गेम्स थे वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और दिमागी तौर पर मुश्किल थे। इस बार गेम बनाने वालों ने एक नया वोटिंग सिस्टम लाया था जिससे खिलाड़ियों को ये लगने लगा था कि उनके पास भी कुछ कंट्रोल है, लेकिन असल में सब कुछ पहले की तरह ही प्लान किया गया था। पुराना गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट शायद फिर से आया, लेकिन अब उसमें कुछ नई मनोवैज्ञानिक चालें भी थी जिससे खिलाड़ी और ज्यादा डर में आ जाए। एक और नया गेम दिखाया गया जो शायद कोरिया का कोई पुराना बच्चों का खेल था, लेकिन उसमें ऐसे मोड थे जहां खिलाड़ियों को अपने ही दोस्त को धोखा देना पड़ता था। एक गेम ऐसा था जिसमें खिलाड़ी की याददाश्त और भरोसे की परीक्षा ली जाती थी। अगर किसी ने गलती की तो सीधा मौत। इस बार हिंसा तो बहुत थी ही, लेकिन असली डर था उन नैतिक चुनौतियों का जो खिलाड़ियों को अंदर से तोड़ देती थी। गीहुन जो अब पहले जैसा नहीं रहा, उसने हर चुनौती को एक नई सोच के साथ फेस किया। कभी वो खुद को खतरे में डालकर दूसरों को बचाता, तो कभी गेम की असली जानकारी निकालता, वो भी बिना अपनी पहचान बताए। इस बार के सीजन में ज़मीर और अच्छाई को गहराई से दिखाया गया है। जब इंसान मुश्किल में होता है तो वो क्या चुनता है, यही असली सवाल था। गीहुन के अंदर भी एक लड़ाई चल रही थी। हर एक मौत उसे तकलीफ देती थी, लेकिन फिर भी वो जानता था कि उसे अपने बड़े मकसद पर ध्यान देना है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया, कुछ किरदारों की सोच भी साफ होती गई, जैसे पार्क ग्यू यंग जो सिर्फ अपने परिवार के लिए सब कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ था पार्क सुंग हुन जो किसी को भी खत्म करने से पीछे नहीं हटता था। इन दोनों को एक दूसरे से बार बार टकराते हुए दिखाया गया, जिससे पता चलता था कि मुश्किल हालात में इंसान कैसे अलग अलग तरह से सोचता है। पैसा कमाने की चाह ने कई लोगों को अंधा कर दिया था। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो शुरुआत में अच्छे लगे, लेकिन बाद में उन्होंने भी धोखा देना शुरू कर दिया। और यही बात फ्रंटमैन की सोच को मजबूत करती थी कि इंसान कभी भी सही नहीं रह सकता। ताकत का गलत इस्तेमाल सिर्फ गेम के मालिकों और वीआईपीज तक सीमित नहीं था, बल्कि गार्ड्स और दूसरे स्टाफ में भी दिखा, जो कई बार जुल्म करते थे और कई बार अंदर से टूटे हुए भी लगते थे। कई बार कुछ स्टाफ ऐसे भी दिखे जिन्होंने छोटी मोटी अच्छाई दिखाई, जैसे किसी को चुपचाप पानी देना या किसी की मदद करना, लेकिन ये सब उस बड़े और निर्दयी सिस्टम के सामने बहुत छोटा था। इस सीजन ने बार बार ये दिखाया कि ये गेम असल में समाज की उस असमानता का रूप है जिसमें गरीब और मजबूर लोग सिर्फ मोहरे बन जाते हैं। शो ये भी बताता है कि अगर ये गेम बंद भी हो जाए तो भी वो असली समस्याएं जो लोगों को इनमें धकेलती हैं, गरीबी, कर्ज, बीमारी, अकेलापन, वो तो अब भी समाज में है, और जब तक वो है तब तक ये खेल किसी ना किसी रूप में चलता रहेगा। सीजन का आखिरी हिस्सा धीरे धीरे एक बहुत बड़े और जोरदार क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है, जहां गीहुन उस पूरे नेटवर्क के एक बड़े राज के करीब पहुंच जाता है। शायद किसी हाई लेवल विप की असली पहचान या उनके प्लान में कोई बड़ी गलती जो उसे पूरी व्यवस्था को तोड़ने का मौका दे सकती है। दूसरी ओर जूनहो की लंबी जांच में भी एक बड़ा मोड़ आता है। वो कोई छिपा हुआ सर्वर या लेजर खोज लेता है जिसमें वीआईपीज की डिटेल्स और पैसों के लेन देन की पूरी लिस्ट होती है। ऐसा लगता है कि अब सच दुनिया के सामने आता है, माँ के करती ही जाएगा और ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन जैसे ही उम्मीद बनती है, फ्रंटमैन और उसकी टीम एक जबरदस्त चाल चलते हैं जिससे सब कुछ फिर खतरे में आ जाता है। गीहुन और फ्रंटमैन का आमना सामना आखिरकार होता है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सोच की होती है। फ्रंटमैन उसे बताता है कि इंसान हमेशा खुदगर्ज होता है और हर कोई आखिरकार सिर्फ अपनी जान बचाने की सोचता है, जबकि गीहुन अभी भी मानता है कि मानवता बची हुई है और कुछ लोग सच में दूसरों के लिए लड़ सकते हैं। वो हार नहीं मानता और उसकी एक चाल, जैसे कोई छोटी सी वीडियो लीक या किसी इनसाइडर को अपने साथ करना, बड़ा असर डालती है। दूसरी तरफ जूनो जो अब तक अकेले सबूत इकट्ठा कर रहा था, वो शायद किसी पब्लिक चैनल पर वो सब शेयर कर देता है जिससे पूरी दुनिया को इस खेल की सच्चाई दिखती है। लेकिन उसके बाद क्या वो जिंदा रहता है या नहीं,
ये साफ नहीं होता और यहीं पर कहानी एक गहरी अनिश्चितता के साथ रुक जाती है। आखिरी दृश्य में हम फिर गीहुन को देखते हैं। वो टूटा हुआ तो है लेकिन हारा नहीं है। उसकी आंखों में फिर से वही चमक है जो बताती है कि उसकी लड़ाई अब भी बाकी है। उसके पास अब एक नया लक्ष्य है, एक नया रास्ता है और एक नई उम्मीद जो उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। स्क्विड गेम अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये अब एक आंदोलन बन चुका है, एक लड़ाई ज़मीर और जुल्म के बीच कि गीहुन अब रुकने वाला नहीं और ना ही वो सिस्टम जो इतने सारे लोगों की जिंदगी को मोहरे बना रहा है उस रोशनी को रोक सकता है जो उसके अंदर जल चुकी है। सीजन 2 का अंत होता है लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है।